भौतिक भूगोल की पुस्तक में पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया। उसके बाद अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी के बारे में अध्ययन किया। मेरा एक प्रश्न है कि पृथ्वी पर मुख्य प्लेटों की संख्या कितनी है तथा गौण प्लेटों की संख्या कितनी है। आइए आज हम कोबर का पर्वत निर्माणक भूसंतति सिद्धांत के बारे में अध्ययन करें। संपूर्ण पृथ्वी पर उच्चावच हैं और इन उच्चावचों को 3 श्रेणियों में रखा जाता है। उच्चावच का सर्वप्रथम सुझाव सेलिसबरी ने 1919 में दिया। प्रथम श्रेणी के उच्चावच हैं जो प्रथम रूप प्रारंभ में बने हुए स्थल भाग है और वो है महाद्वीप एवं महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावच है पर्वत, पठार और मैदान। तृतीय श्रेणी के उच्चावच है भू आकृतिक प्रकरणों से निर्मित भू आकृतियां अर्थात नदी विसर्ग है, डेल्टा है, पेनीप्लेन मैदान है, रेगिस्तान है, ये सभी। उसके बाद जो है पर्वत के बारे में अध्ययन करें तो पर्वत किस श्रेणी में आएगा। पर्वत जो है द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है जिसकी उत्पत्ति प्रथम श्रेणी के उच्चावच पर ही निर्भर हुई है। पर्वत का अर्थ है पर्वत का तीव्र ढाल होता है, वह अपने समवर्तीय भूभाग से अधिक ऊंचा उठा हुआ होता है तथा दूर से देखने पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। पर्वत की परिभाषा वही परिभाषा होगी कि पर्वत का जो है एक अपना ढाल होता है। पर्वत जो है अपने समीपवर्ती क्षेत्र से अधिक ऊंचा होता है। पर्वत की जो सामान्य ऊंचाई है वो 600 मीटर से अधिक होती है। संपूर्ण पृथ्वी पर 27% भाग पर पर्वत है। संपूर्ण पृथ्वी के 27% भाग पर पर्वत फैले हुए हैं या है। पर्वत निर्माण का सिद्धांत को 2 भागों में रखा जा सकता है, प्रथम वर्ग एवं द्वितीय वर्ग। प्रथम वर्ग के अंतर्गत क्षैतिज संचलन को महत्व दिया गया है। प्रथम वर्ग के अंतर्गत क्षैतिज संचलन को महत्व दिया गया है तथा द्वितीय वर्ग में लंबवत संचलन को महत्व दिया गया है। अब ये जो संचलन आया है, क्षैतिज संचलन अर्थात सोया हुआ और लंबवत संचलन अर्थात ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज संचलन में सिकुड़न एवं बलन की क्रिया के फलस्वरूप पर्वतों का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत 2 सिद्धांत है, जेफ्री जी का तापीय संकुचन सिद्धांत, जेफ्री जी का तापीय संकुचन सिद्धांत तथा कोबर का पर्वत निर्माणकारी भू अभिनति सिद्धांत जिसे कि भूसन्नति सिद्धांत भी कहते हैं। और द्वितीय वर्ग के अंतर्गत अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, दूसरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, तीसरा जोली का तापीय चक्र सिद्धांत और चौथा है होम्स का संवहनी धारा सिद्धांत। आपके कोर्स में 2 सिद्धांतों की व्याख्या या 2 सिद्धांत जो है आपके सिलेबस में है। प्रथम है कोबर का पर्वत निर्माण का सिद्धांत तथा दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। आइए कोबर का भूसंतति सिद्धांत की व्याख्या करें। कोबर का भूसंतति सिद्धांत जिसका एक अन्य नाम और है कि भू अभिनति सिद्धांत। इस सिद्धांत की व्याख्या कोबर ने अपनी पुस्तक डेर बा डेर अर्डे में 1923 में की, जिसमें कि कोबर ने भूसन्नति एवं भू अभिनति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोबर की मान्यता अनुसार कोबर ने निश्चित मतानुसार पृथ्वी के अति प्राचीन कठोर भूभाग जो कि रूस, चीन, साइबेरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, अफ्रीका एवं अंटार्कटिका में स्थित थे। कोबर का कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन स्थिर भूभाग या दृढ़ भूभाग जो कि मुख्य महाद्वीपों के देशों के नाम के अनुसार हैं स्थित है और वास्तव में है तथा गतिशील निर्बल क्षेत्र भू अभिनतियां एक दूसरे के निकट स्थित है। जब हम अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ रहे थे तो उसमें अल्फ्रेड वेगनर ने बताया कि जो
दृढ़ स्थल खंड है वो प्लेटों के रूप में है और मुख्य रूप से 6 प्लेटें हैं तथा गौण रूप से 20 प्लेटें तथा इससे भी अधिक प्लेटों के रूप में स्थित है। तो मध्य का भाग तो दृढ़ है तथा किनारों का जो भाग है वो गतिशील है, तथा यही गतिशील भाग निर्बल है, तथा जहाँ पर भी दो स्थल भाग, देखो इस चित्र में कि जैसे कि दो स्थल भाग है जो, या यूँ समझ लो कि दो प्लेटें हैं, दो प्लेटें के मध्य में गतिशील क्षेत्र होता है और आपको पता है प्लेटें या तो अपसरित होती है या अभिसरित होती है या रूपांतरित होती है। प्लेटें या प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो या तो अपसरित हो रहे हैं या अभिसरित हो रहे हैं या रूपांतरित हो रहे हैं। तो इसी क्रिया के फलस्वरूप इस क्षेत्र में गतिशीलता होती है जिसकी वजह से ये क्षेत्र निर्बल हैं। ठीक है, आगे यही गतिशीलता क्षेत्र पर्वतों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। कोबर के अनुसार यही गतिशील क्षेत्र पर्वतों के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यही निर्बल गतिशील क्षेत्र में संचलन, संकुचन तथा संपीड़नात्मक बल के कारण वलन से पर्वतों का निर्माण हुआ है। ये जो है संचलन, और ये एक शब्द गलत दिखा दिया है, वो है संकुचन। कोबर द्वारा प्रयोग किए गए शब्द एवं उनके अर्थ, कोबर ने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है। जब तक हमें इन शब्दों का अर्थ मालूम नहीं होगा तब तक हम कोबर के भूसन्नति सिद्धांत के बारे में विस्तृत व्याख्या या जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो देखो क्या क्या शब्द हैं। भू अभिनति, भू सन्नति, भू द्रोणी, ये तीनों शब्द एक ही है। और ये तीनों कहाँ होते हैं? तो कोबर ने बताया है कि लंबे, सकरे, उथले सागरीय भाग जिनमें लगातार निक्षेप होता रहता है, अर्थात प्लेटों के, दो प्लेटों के मध्यवर्ती भाग जहाँ पर उथला सागर हो, वो क्षेत्र भू सन्नति कहलाती है, वो क्षेत्र भू अभिनति कहलाती है, वो क्षेत्र भू द्रोणी कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में देख लो कि जब यूरेशियाई प्लेट थी और दक्षिण में प्रायद्वीपीय भारत की जो प्लेट थी उसके मध्य में तैतीस सागर था, वो उथला हुआ था। ठीक है। सेकंड है संचलन। संचलन से तात्पर्य ये है कि लगातार नदियों द्वारा निक्षेप होने से जो उथला हुआ सागर है उस सागर में दोनों ओर की नदियाँ, जैसे कि ये सागर है और इस सागर में जब दोनों ओर की नदियाँ आकर बहती है या अपने अवसाद लाकर इस सागर में गिराती है तो ये सागर पहले से तो क्या है, उथला हुआ है, पहले से तो क्या है, कम गहरा है। और जब इन नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता है तो समय काल के अंतराल में ये अवसाद जो है एक के ऊपर एक परत के रूप में जमता चला जाता है। क्योंकि हमें आगे यह ज्ञात हुआ है कि ये जो क्षेत्र है वो प्लेटों के मध्य में स्थित है, जिसकी वजह से ये निर्बल क्षेत्र है, यहाँ पर गतिशीलता है। और इस गतिशील निर्बल क्षेत्र में जब अवसादों द्वारा दबाव डाला जाता है तो यहाँ पर दसाव की क्रिया होती है। क्या होती है? यहाँ पर दसाव की क्रिया होती है जिसे संचलन कहते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से ये एक उथला सागर है, इस उथले सागर के अंदर दोनों ओर से नदियाँ आ रही है तो इन दोनों ओर से नदियाँ आने वाली नदियाँ क्या करती है, अपने साथ अवसाद लाती है और इस अवसाद का जमाव एक के बाद एक परत के रूप में होता है। परंतु यह जो क्षेत्र है वो निर्बल है और निर्बल होने की वजह से इसमें जब अवसाद का दबाव पड़ता है तो ये क्षेत्र क्या हो जाता है, धंस जाता है। अर्थात जब प्रारंभ में जो उथला सागर होता है वो अवसादों के जमाव की वजह से, अवसादों की जमाव की वजह से गहरा हो जाता है, दसाव की वजह से क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है। इस चित्र के माध्यम से क्लियरली देखा गया है कि जो उथला सागर था और जब उस उथले सागर के अंदर
महाद्वीपों से आने वाली नदियों ने निक्षेपण किया तो तलछट के दबाव की वजह से इसमें धसाव की क्रिया हुई तथा जो भूसन्नति थी या भूद्रोणी थी उसकी गहराई में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर एक दूसरा बल कार्य करेगा जिसका नाम है संपीड़न बल। संपीड़न बल के अंतर्गत भू संचलन में आमने सामने की ओर लगने वाले बल के फलस्वरूप होने वाली क्रिया को संपीड़न बल कहते हैं। जब इसको समझने के लिए थोड़ा सा कल्पनाशीलता की होना आवश्यक है। थोड़ी सी कल्पना कीजिए मेरे साथ साथ में कि जब ये जो है एक उथला सागर था और इस उथले सागर में अवसादों का जमाव हुआ और अवसादों के जमाव के बाद में जब इसमें दबाव पड़ा तो इसमें धसाव की क्रिया हुई, अर्थात पहले जहाँ पर भूसन्नति उथली थी वहाँ पर बाद में भूसन्नति क्या हो गई, गहरी हो गई। अब इस भूसन्नति के गहरे होने ने हो गई, यहाँ तक इसको छोड़ दो। ये अवसाद के जमने और धंसने की क्रिया थी, इसको यहाँ पे स्टॉप कर दो। दूसरी ओर क्या हो रहा है देखो, क्योंकि भूसन्नतियाँ अधिकांशतः दो महाद्वीपों के किनारों पर होती है। भूसन्नतियाँ दो महाद्वीपों के किनारों पर होती है और जब महाद्वीप जो है या स्थल भाग जो है या तो अपसृजित होता है तो उसमें क्या होता है, आमने सामने गति होती है। जब अभिसरित होता है तो उसमें आमने सामने गति होती है। तो इस संपीड़न बल के कारण दो स्थल भाग आमने सामने जब गति करते हैं तो इस अवसाद में वलन पड़ते हैं। जब दो स्थल भाग इस भूद्रोणी के आमने सामने की ओर गति करते हैं तो इस अवसादों में वलन पड़ते हैं। ठीक है, देखो वलन क्या होते हैं। कठोर अग्रभाग, वेग कोबर महोदय ने जो स्थल भाग के जो अगले किनारे थे उन्हें अग्रभाग कहा है। कठोर अग्रभाग में अभिसरण से संपीड़नात्मक बल से निक्षेपित तलछट में मोड़ पड़ने की क्रिया को वलन कहते हैं। अग्रदेश भी आ गया है। अग्रदेश किसे कहते हैं या अग्र क्षेत्र किसे कहते हैं? धरातल के वे दो भाग जिनके आपस में टकराने से पर्वतों का निर्माण हुआ है, कोबर ने इन्हें अग्रदेश कहा है। अब एक और शब्द है बिचाव। भूद्रोणी के मलबे में जमाव के फलस्वरूप नीचे की ओर लगने वाला बल बिचाव कहलाता है, बिचाव या दसाव। नार्व, वह स्थान जहाँ पर वलन क्रिया के फलस्वरूप महाद्वीपों के अग्रभाग में ऊपर उठे पर्वतनुमा स्थल बन जाते हैं, उसे नार्व कहते हैं। तथा मध्यपिंड भूद्रोणी का मध्य भाग जिस पर संचलन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे मध्यपिंड कहते हैं। मध्यपिंड के कुछ उदाहरण है जैसे कि तिब्बत का पठार हिमालय में, अनातोलिया का पठार तुर्की में तथा बाल्कन का प्रायद्वीप रोडेप पठार में। एक बार फिर से किस प्रकार पर्वतों का निर्माण होता है उसका वापस मैं पुनः व्याख्या करता हूँ कि जैसे कि जब दो महाद्वीपों के किनारों पर मध्य का भाग जो है वो गतिशील होता है, या तो अपसरित होता है या विसरित होता है। इसी वजह से इस क्षेत्र में दोनों ओर की नदियों द्वारा अवसाद लाया जाता है तथा अवसाद की दबाव की वजह से यहाँ पर धसाव की क्रिया होती है जिससे कि भूसन्नति बड़ी हो जाती है। और इस भूसन्नति के बड़े होने के बाद जब दो महाद्वीप जो है आमने सामने की ओर गति करते हैं तो इनके अंदर का जो अवसाद है वो वलन क्रिया के फलस्वरूप ऊपर उठने लगता है। वलन क्रिया संपीड़नात्मक बल की वजह से ऊपर उठने लगता है जिसकी वजह से वलन की क्रिया होती है। और जो मध्य का भाग है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है तिब्बत का पठार, तो वलन की जो क्रिया होती है वो दोनों किनारों पर होती है और मध्यवर्ती भाग जो है वो इस संचलन से अप्रभावित रहता है, जिससे कि मध्य का भाग तिब्बत का पठार एकदम पेनीप्लेन है तथा दक्षिण में हिमालय पर्वतमाला और उत्तर में कुंडलन पर्वतमाला का निर्माण हुआ। ये कहाँ पर हुआ? जब यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में टकराई तब हुआ। ओके, आगे का दिन अगले वाले पार्ट में।